हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में पीडीएफ क्विज प्राप्त कीजिए। और हाँ दोस्तों, ई बुक, वीडियो कोर्सेज और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पर आज से ऑफर स्टार्ट हो रहा है। शिवरात्रि ऑफर्स स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों आज से। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं महाकाल, MAHAKAL, अगर आप कूपन कोड में ये यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा 50% तक का डिस्काउंट। ई बुक में 30% और वीडियो कोर्सेज में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ महाशिवरात्रि तक है, तो इसका आप फायदा जरूर उठाएं। चलिए बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है मुंबई में। देवयातनम नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जी किशन रेड्डी जी ने किया है। चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ कैसे पोषक तत्व का चयन हम लोग कर सकते हैं, कैसे प्रोटीन को अपने खाने में जोड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2020 से मनाया जाना शुरू हुआ। कोरोना महामारी को देखते हुए ये सारी चीजें शुरू की गई। फूड फ्यूचरिज्म ये है इस बार की थीम। ठीक है, थीम याद रखना है, दो शब्दों की थीम है, इंपॉर्टेंट है। अब अभी इस महीने के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अभी तक आए हैं, रिवीजन करते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 6 से 12 फरवरी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ठीक है, सरोजनी नायडू जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। रेडियो दिवस यहाँ दिख नहीं रहा है, रेडियो दिवस याद रखिएगा। विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को। इसके अलावा 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को। और भी इंपॉर्टेंट डेट है, कौन कौन से हैं? जैसे 20 फरवरी को भी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। और 24 फरवरी को भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। ये सभी महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों फरवरी मंथ के, इनको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास का नाम वापस ले लिया, से अपना नाम वापस ले लिया? दोस्तों भारतीय वायुसेना ने अभी जो होने वाला है एक्स कोबरा वॉरियर्स, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स, यहाँ पर जाने वाला था, हिस्सा लेने वाला था भारत पहली बार, लेकिन अपना नाम वापस ले लिया है। यानी इंडियन एयर फोर्स इसमें हिस्सा नहीं लेगी। ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज था, यानी वायुसेना का अभ्यास था और बहुराष्ट्रीय था। इसमें कई और देश शामिल होने वाले थे। ये यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में होने वाला था, लेकिन इसमें अब फिलहाल के लिए इंडिया हिस्सा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? कारण इसके पीछे बताया है इसने कि अभी यूक्रेन में जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसको देखते हुए इंडिया नहीं जाना चाहता है। इंडिया नहीं चाहता है कि कोई उसको प्रो यूरोपियन या फिर प्रो रशियन कंट्री कहे। इंडिया निष्पक्ष रहना चाहता है इस मामले में। अभी यूएनएससी की बैठक में भी मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया ने एब्सटेन रहने का फैसला लिया था, यानी किसी को वोट ना करने का फैसला लिया था। 6 मार्च से 27 मार्च के बीच में ये होगा, इसको मैंने कवर भी किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कौन कौन से और देश भाग ले रहे हैं? यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार हिस्सा लेने वाला था, लेकिन अब फिलहाल के लिए नहीं लेगा। अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से प्रमुख सैन्य अभ्यास आए हैं? कोप साउथ 2022 बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ढाका के सिलहट में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये भारत और ओमान के बीच में हुआ, जोधपुर में हुआ राजस्थान में। कोबरा वॉरियर ये यूनाइटेड किंगडम में होगा। मिलन 2022 ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा अभ्यास है, ये भी एक बहुराष्ट्रीय है। ठीक है, और विशाखापत्तनम में ये आयोजित होगा। धर्मा गार्जन ये भारत और जापान के बीच में बेलगावी कर्नाटक में होगा।
क्लियर? तो आप रिवीजन जरूर करते रहिए, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन अगर आप करते रहोगे तो चीजें याद रहेंगी। अगला देखते हैं, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो भारत सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। इसके तहत भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, लाया जा रहा है। अभी तक 1147 छात्र लाए जा चुके हैं। देखिए टोटल वहां पर 20,000 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। मेडिकल की पढ़ाई एक्चुअली में वहां पर अच्छी होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया के जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने, एमबीबीएस वगैरह करने यूक्रेन। तो वहां पर अभी रसिया ने युद्ध छेड़ ही दिया है, इसके बारे में मैं बहुत दिनों से आपको कवर करके बता ही रहा हूं। तो अभी तक फिलहाल 1147 छात्र आ चुके हैं 4 फ्लाइट से, क्योंकि वहां पर आसपास के देश जो है एयरबेस अपना बंद कर दिए थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी। अभी पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा अपना मतलब दरियादिली दिखाया है। पाकिस्तान ने बिना सवाल जवाब किए अपना एयर स्पेस खोल दिया है छात्रों को लाने के लिए, तो ये थैंक यू कहने के योग्य है पहली बात। तो फिलहाल भारतीय छात्र अब आ रहे हैं और इनको लाने के लिए देखिए कौन सा रोमानिया और हंगरी, ये सब का तरीका, ये सब का एयर स्पेस चुना जा रहा है, वहां से लाया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहाँ पर अब कब्जा तो फिलहाल रसिया का हो गया है। अभी के लिए राष्ट्रपति यहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों केतनजी ब्राउन। केतनजी ब्राउन ये अभी अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला चीफ जस्टिस बनी हुई है। देखिए महिलाओं के रूप में अगर देखा जाए तो छठी ये है सुप्रीम कोर्ट में, वहां की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर अश्वेत महिला देखा जाए तो ये पहली अश्वेत महिला है और ये बन गई है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका। ठीक है, अच्छा अभी कुछ और अश्वेत महिलाओं का नाम आया था, यहीं से रिवीजन करते चलते हैं। जैसे माया एंजेलो का नाम आया था। माया एंजेलो जो है वहां पर अमेरिका में एक सिक्का इनके नाम पर डाला गया था, तो ये सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली भी पहली अश्वेत महिला बनी थी। जस्टिस बी नागरत्ना इनका नाम आया था। ये भारत की दोस्तों आने वाले टाइम पर होंगी फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने वाली हैं, लेकिन कब होंगी? 2027 में होंगी। आयशा मलिक इनका भी नाम आया था चर्चे में। ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को की, और वहां पर ये कब तक होंगी? ये 2030 तक होंगी। तो ये आप बताएंगे पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये अमेरिका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और ये अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो। क्लियर? बिल्कुल। रिवीजन फिर से मैं बोल रहा हूं, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करते रहिए। अगला, हाल ही में इसरो के किस ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? तो इसरो के ऑर्बिटर चंद्रयान 2 ने दोस्तों अभी अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया हुआ है। इसने ये बताया हुआ है कि जो सौर प्रोटॉन जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण जोखिम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं, जिससे मनुष्यों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उसका पता इसने लगाया हुआ है चंद्रयान 2 ने। इसने ये एक इसका बड़ा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, उससे ये पता लगाया। इसने ये भी बताया कि कुछ दिनों के बाद ये पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी पर जो भूचुंबकीय तूफान आते हैं उसके पीछे का कारण यही रहता है, कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, तो इसरो का चंद्रयान 2 आपको पता होगा दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन जब लॉन्च किया गया था तो वो लैंडर जो है वो उतर नहीं पाया था, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है। ऑर्बिटर मतलब जो चक्कर लगाता है ऑर्बिट में। ठीक है, तो चंद्रमा के ऑर्बिट में जो चक्कर लगाता है ना, वो अभी भी घूम रहा है और अभी भी बहुत सारी सूचनाएं वो दे रहा है, बहुत सारे हेल्प कर रहा है, मतलब रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है इसरो की। केवल अगर वही लैंडर उतर गया होता ना तो फिर मज़ा आ जाती, तब फिर और ज़्यादा रिसर्च मिल पाता। ठीक है, हो पाता। तो 95% के आसपास में मिशन सक्सेस हुआ था, सिर्फ 5% मिशन फेल हुआ था। ठीक है, तो ऑर्बिटर अभी भी चल ही रहा है। चंद्रयान 2 इसरो ने 2019 में लॉन्च किया था। तो इसरो के बारे में भी जानो। अभी एस सोमनाथ जी नए बने हैं, एस सोमनाथ जी नए बने हुए हैं इसके नए चीफ। क्लियर? इसरो ने अभी EOS-04 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये भी आप याद रखेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 04। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई कृषि निर्यात नीति शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों अपनी नई कृषि निर्यात नीति शुरू की हुई है, एक न्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू की हुई है।
इसके तहत इसने ये बताया हुआ है कि हम ऐसे 21 कृषि वस्तुओं का निर्यात करेंगे, इसको निर्यात में बढ़ावा देंगे और इस पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। एक्चुअली में भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में ही बोल दिया था सभी राज्यों को कि सभी राज्य अपने अपने कृषि निर्यात नीति का निर्धारण करें और अपने अपने राज्यों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को, कुछ ऐसे कृषि वस्तुओं को चुने जिनको वो फोकस करके उनका एक्सपोर्टेशन बढ़ा सके। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल के लिए 21 कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई कृषि निर्यात नीति शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस जियो इंडिया एशिया एक्सप्रेस के तहत किस देश को अंडर सी केबल से जोड़ेगा? तो रिलायंस जियो ने इंडिया एशिया एक्सप्रेस के तहत अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो मालदीव को जोड़ने जा रहा है अंडर सी केबल। अंडर सी केबल आप जानते हो ना, आप जो इंटरनेट यूज करते हो ना, ये इसके चक्कर मत रहना कि आप ये जो टावर रहता है वहीं से नेटवर्क आता है, नहीं। ये जो टावर होता है ये तो होता है बीएससी। तो ये बीएससी जो होता है इसके पास से तो आपके मोबाइल में आता है, ठीक है, लेकिन इसके पास कहाँ पर आता है? इसके पास आता है दोस्तों समुद्र के अंदर अंदर जो बिछी हुई ये जो ऑप्टिकल फाइबर ये केबल है ना, इसके थ्रू आता है। इसके थ्रू एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रांसफर होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है, समुद्र के अंदर अंदर बिछाई जाती है। जियो ने 8 साल तक केबल बिछवाई, 2008 में स्थापना हुई थी, 8 सालों तक केबल बिछवाई, तब आप जाकर के 2016 में 4G इस्तेमाल करना शुरू किए। ठीक है ना, तो ये होता है विजन, मतलब 8 सालों तक लगातार केबल बिछती रही, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद भी 1 साल तक सबको फ्री दिए, सबको बढ़िया से कस्टमर बटोरे, उसके बाद कमाना शुरू। अगर आपको भी सक्सेस पाना है ना तो थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा। एक ही बार में कोई जरूरी नहीं एग्जाम निकल जाए, आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना होगा। धीरे धीरे सफलता मिलती है, थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करना होगा, लगातार आपको रेगुलरिटी बनानी होगी, पढ़ना होगा, तब जा करके सक्सेस मिलेगी। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसने जो IAX सिस्टम ये शुरू किया है, IAX यानी कि इंडिया एशिया एक्सप्रेस, तो भारत एशिया एक्सप्रेस या इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो शुरू किया है, इसके तहत ये नेक्स्ट जनरेशन की मल्टी टेराबाइट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम को ये मालदीव के हुल हुमले में उतारेगा। ओके, और मालदीव को ये जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा भारत से और सिंगापुर से। सिंगापुर से क्यों? क्योंकि सिंगापुर में ही तो सर्वर है। ठीक है, और देखिए ऐसे ही इसने यूरोप में भी शुरू किया हुआ है। यूरोप के लिए इसका है IEX यानी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इसके तहत किसको जोड़ता है? इसके तहत ये सवोना, इटली, यहाँ पर जाकर के उतरता है और यहाँ के यूरोपीय कंट्रीज को ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है। यानी जियो जो है ये भी अंदर अंदर धीरे धीरे लगा हुआ है पूरे विश्व को कनेक्ट करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन वेब है, वन वेब जो है, इसके अलावा स्पेस एक्स है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं और इस पर लगे हुए हैं। स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोग्राम तो आपने सुना ही होगा, तो ये लोग ऊपर से ही देंगे। ठीक है, यानी कि दुनिया के किसी भी छोर पर रहो आप वहां पर देंगे। रिलायंस जियो वह भी अभी लगा हुआ है, आगे सैटेलाइट पर सिस्टम पर लाने की कोशिश में है। फिलहाल यहाँ पर बात करें तो IAX जो है इंडिया एशिया एक्सप्रेस है, ये 2023 के अंत तक शुरू हो जाएगा, और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस जो है ये 2024 के मध्य में शुरू हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बैचेस के बारे में बता दें कि कौन कौन से बैच हैं जिन पर आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, आपको कूपन कोड यूज करना है महाकाल, MAHAKAL। ठीक है, इस कूपन कोड को आपको यूज करना है, तो कोड आप लोग नोट डाउन कर लो। इस कूपन कोड को यूज करोगे तो आप 50% का डिस्काउंट पा जाओगे महाशिवरात्रि तक। लेखपाल का बैच है, उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच है, राज्य व्यवस्था है, इसके अलावा आप इकोनॉमी भी ले सकते हो, इसके अलावा हिंदी का इंडिविजुअल ले सकते हो, मैथ का इंडिविजुअल ले सकते हो, SSC GD का आने वाला बैच है, इसको ले सकते हो। SSC GD का मतलब बैच आया हुआ है, वैकेंसी आने वाली है। सामान्य ज्ञान का बैच आप लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा RRB NTPC CBT 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए भी ऑफर है, वो भी आप ले सकते हो। अगर आप CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो NTPC CBT 2 के लिए GS बैच लाया गया है, बहुत ही कम दाम में, समझ लो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ आप MZT ऐप पर प्राप्त करोगे तो स्पेशल ऑफर्स है। और इसके अलावा हमारी जो ई बुक्स हैं उस पर भी 30% का डिस्काउंट है, तो आप ई बुक भी 30% के डिस्काउंट पर ले सकते हो। ई बुक का प्राइजेस अब बढ़ने वाला है, कारण ये है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगाई जा रही है आप लोगों के लिए, और
आपको बहुत ज़्यादा कम दामों में दी जा रही, 15 रेट्स में दी जा रही। तो कुछ लोगों को ये भी लगता है, जो लोग अभी तक नहीं लिए रहते हैं उनको लगता है यार 15 रुपए की है मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होंगे। एक कारण ये भी है, दूसरा कारण ये है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिस्पेक्टिव अमाउंट तो मिलना चाहिए, तो इसलिए इसका प्राइस बढ़ेगा भी। ये ऑफर खत्म जैसे होगा ई बुक का प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो लोग भी ई बुक नहीं लिए हो कम से कम ई बुक तो जरूर लेके रख लो, वरना आपको ज़्यादा प्राइस पे करने पड़ जाएंगे। अगला, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों दीपक धर। दीपक धर देखिए यहाँ पर, ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं बोल्ट्जमैन मेडल पाने वाले। ये दोस्तों सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्राप्त किए हैं। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन हॉपफील्ड के साथ अपना पुरस्कार जो है शेयर करेंगे, यानी इनको भी मिल रहा है। किसके द्वारा मिल रहा है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, एक IUPAP संस्था है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। हर 3 साल में एक बार दिया जाता है, यानी 3 सालों में एक बार दिया जाता है, और दीपक धर ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार उमादास गुप्ता ने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने अभी हाल ही में हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक लिखी है, उमादास गुप्ता ने। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन जो है ये एक्चुअली में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे उन्होंने 1922 में शांति निकेतन में विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक विंग श्री निकेतन की स्थापना की थी। इसकी हिस्ट्री वहां पर लिखी हुई है। उमादास गुप्ता एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अब बात करेंगे अभी पिछले दिनों में कौन कौन सी पुस्तक आई थी, रिवीजन करिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। फियरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी। ऑपरेशन खत्म, RC गंजू और अश्विनी भटनागर। द क्लास ऑफ 2006, आकाश कंसल। गोल्डन बॉयज, नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। ए नेशन टू प्रोटेस्ट, प्रियम गांधी मोदी। द फाउंडर्स, जिमी सोनी। और द ग्रेट टेक केम, अनिरुद्ध सूरी। अगला, हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में इजराइल ने सी डोम नाम से नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का, यानी एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। देखिए, आपने अभी इसका सुना था आयरन डोम, आयरन डोम सुना था ना इजराइल का। अब आयरन डोम के बाद आ गया है सी डोम। सी डोम, आयरन डोम जो था ये बेसिकली छोटी छोटी मिसाइलों का जो अटैक होता है ना, उससे बचाने के लिए था एक एयर डिफेंस सिस्टम। और इसका यूज इसने करके दिखाया था जब हमास का आतंकी अटैक हो रहा था इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। उस टाइम पर इसने आयरन डोम का इस्तेमाल किया हुआ था। अब इसने सी डोम का भी सफल परीक्षण कर लिया है। सी डोम बेसिकली एक वायु रक्षा प्रणाली ये भी होगी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ये भी होगा, लेकिन ये ये इजरायली नेवी के लिए काम में आएगी। ओके, इजराइल नेवी इसका यूज करेगी, तो ये इसका नाम सी डोम रखा है। ध्यान रखिएगा, सी में आप ये नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे सी, ठीक है, सी डोम। तो अच्छा, एक चीज और, अभी आयरन डोम है जो है ये सिस्टम इसने UAE को, यूनाइटेड अरब अमीरात को देने का फैसला लिया है, मतलब इससे इसकी डील हुई है। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे इजराइल के लिए। इजराइल जो है इसकी राजधानी यरूशलेम है, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है, और प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट। मुद्रा है न्यू शकेल। कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें अगर, तो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम एक S-300 है, इसका उपयोग अभी किसने किया? इसका उपयोग अभी यूक्रेन ने किया। S-400 है, S-400 जो है इसका यूज कौन करेगा? भारत करेगा। भारत से अभी रसिया से भारत ने खरीदा हुआ है। और S-500 है, इसका यूज कौन करेगा? रसिया करेगा, क्योंकि इसके पास लेटेस्ट है। अब देखो, ये तीनों का तीनों जो है ये रसिया ने ही बनाया है, रसिया ने ही बनाया हुआ है, ठीक है। रसिया ही भारत को बेचा हुआ है, और रसिया के पास 500 भी है, S-500। ये सभी एयर डिफेंस है, इक्विपमेंट है। अगला, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन आपके लिए। विश्व एनजीओ दिवस दोस्तों 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट ना होता हो। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो निस्वार्थ सेवा में लगे रहते हैं, एनजीओ के रूप में काम करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। 2010 से ये मनाया जाना शुरू हुआ था।
क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। दोस्तों इतने कम समय में इतने ज़्यादा डिटेल्स के साथ जानकारी आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आया करे तो, और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। शेयर बहुत सारी चीज़ें दिन भर में करते रहते हो, वीडियो भी शेयर कर दिया करो। बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, किस मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम ऐप लॉन्च किया गया? अगला, टाटा प्ले ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। एमजीटी ऐप पर इसकी क्विज मिलेगी, क्विज सॉल्व कर लेना। और हाँ, कूपन कोड मत भूलना, कूपन कोड है महाकाल, महाकाल, ठीक है। तो जय महाकाल, कूपन कोड यूज कीजिए महाकाल में और आप पाइए 50% का डिस्काउंट। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।